तो आइए, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो राजकोष है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि फिस्कल। तो ये जो आपका फिस्कल जो शब्द है, ये आपका एक लैटिन शब्द है ना। और फिस्कल का जो अर्थ होता है वो होता है आपका राजकीय कोष। और राजकीय कोष के अंतर्गत 3 तरह के मतलब कि अकाउंट को शामिल किया जाता है। एक तो आपका है संचित निधि, दूसरा है आपका आकस्मिक निधि, और तीसरा है आपका लोक लेखा निधि। और ये तीनों तरह के जो अकाउंट है, इसको राजकीय कोष में शामिल किया जाता है। अब देखिए, जो आपका संचित निधि है, जो आपका आकस्मिक निधि है, और जो लोक लेखा निधि है, तो इससे संबंधित जितने भी जो नीतियाँ आती है या फिर पॉलिसी आती है गवर्नमेंट के, वही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। तो अभी तक हम लोग समझे थे कि राजकोष जो होता है वह एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है राजकीय कोष। और उस राजकीय कोष में, राजकीय कोष कहने का मतलब है देश का खजाना। और उस देश के खजाने में 3 तरह के खाते आते हैं। पहला है आपका संचित निधि, दूसरा है आपका आकस्मिक निधि, और आपका तीसरा है लोक लेखा निधि। इसी में हम लोग समझे थे कि ये तीनों तरह के जो खाता है, यानी कि अकाउंट है, इससे संबंधित जो भी नीतियाँ लाती है सरकार, उसी को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है ना। यानी कि इससे संबंधित जो भी नीति है, उसको, जो भी नीति आर्थिक नीति होती है, उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। आर्थिक नीति क्या होता है, देखिए, एक नीति होता है आपका सामाजिक, यानी कि सोशल। एक होता है आपका शैक्षणिक नीति, बहुत सारी नीतियाँ होती है। कोई होता है आपका आर्थिक नीति, यानी कि इकोनॉमिकल। तो सरकार इसी तरह की अलग अलग नीतियों को लाने का प्रयास करती है। जैसे सामाजिक नीति के अंतर्गत सरकार क्या करता है, तो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाता है, आपका पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए नीतियाँ लाती है। उसी तरह अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो नया एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है। एजुकेशन के लिए जो है आपका, जो भी छूट वगैरह होता है कॉलेजेस में, उसके लिए नई नई नीतियाँ लाती है। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में बात किए थे कि आर्टिकल जो 86वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो उसको हम लोग शैक्षणिक पॉलिसी, यानी कि नीति में शामिल करते हैं। उसी तरह सरकार का ना आर्थिक नीति भी आता है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि देश में भैया महंगाई कम ना हो, समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर बना रहे, रोजगार को सृजित करना है। और देश का जो आर्थिक क्रिया है, किसी भी अर्थशास्त्र का जो आर्थिक क्रिया होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका प्रोडक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा जो होता है वो है कंजम्पशन। तो सरकार इन तीनों को भी बढ़ाने का प्रयास करती है। तो उसी तरह जो हमारा ये जो राजकोषीय जो नीति है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है, वो आपका आर्थिक नीति का भाग है। ये तो पता चल ही गया है, आर्थिक नीति का भाग है ये, ठीक है ना। और देखिए, जिसका यूज़, कहने का मतलब फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके गवर्नमेंट क्या करता है कि जो लोक राजस्व होता है, यानी कि जो आपका पब्लिक रिवेन्यू होता है, उसको लोक व्यय में चेंज करता है। क्या करता है, लोक व्यय में चेंज करता है। यानी कि जो आपका पब्लिक रिवेन्यू है, उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज करता है। कहने का मतलब क्या है, इसको आप एक बहुत सिंपल समझिए। राजस्व कहने का मतलब होता है पैसा लेना या पैसा जमा करना, ठीक है ना। और व्यय का मतलब होता है पैसा को, उसी पैसा को खर्च करना। तो सरकार भी तो यही काम करती है। हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हो, तो उससे सरकार के पास पैसा जाता है, तो सरकार का राजकोष बढ़ता है। उसके बाद सरकार उसी पैसा को हम लोग के पास देता है, लोक कल्याण कार्यों में कई सारी नीतियाँ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसके माध्यम से लोगों के पास पैसा आता है। हम लोग नौकरी करते हैं तो सरकार बदले में हम लोगों को नौकरी के बदले में पैसा देती है। तो सरकार लोक व्यय भी कर रही है। साथ ही साथ सरकार हमारे यहाँ संचार सुविधाओं का विकास कर रही है, यहाँ पे यातायात का सुविधा कर रही है, बिजली पानी सरकार हम लोगों को फ्री दे रही है ना। तो इसी तरह ये सरकार का व्यय होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार है,
वो लोक राजस्व का यूज करती है और लोक राजस्व के माध्यम से जो आपका राजस्व लोक राजस्व होता है उसको लोक व्यय में परिवर्तित करती है। और साथ ही साथ वो क्या करती है कि उसका मेन पर्पस है कि भैया जो लोक राजस्व है उसको लोक व्यय में हम लोग क्या करें, परिवर्तित करें। और ये हम लोगों के लिए ना, देखिए इकोनॉमिक्स में दो तरह का चीज़ होता है। हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कि इकोनॉमिक्स में कि संसाधन तो भैया हमारे पास सीमित है, लेकिन उसी सीमित संसाधनों का अगर वितरण सही तरीके से होगा तो किसी भी व्यक्ति का वांट्स एंड जो डिजायर है वो फुलफिल हो पाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो व्यक्तियों का जो वांछित पर्पस है यानी कि जो वांट्स एंड डिजायर है उसको वो फुलफिल कर पाए, है ना। अब आगे देखते हैं। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार का जो अन्य पर्पस है वो क्या क्या हो सकता है वो देखिए। अभी बताए थे कि अर्थशास्त्र का जो आर्थिक क्रियाएं होती है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को इसमें शामिल किया जाता है। तो सरकार का आर्थिक नीति जो सरकार लाती है जिसके अंतर्गत राजकोषीय नीति लाती है यानी कि फिस्कल पॉलिसी लाती है, तो उसके माध्यम से अन्य जो इसका पर्पस है, जैसे पहला पर्पस तो हो गया क्या भैया आपका लोक राजस्व को लोक व्यय में आपको परिवर्तित करना है, और जो लोगों का जो वांछित पर्पस है, उद्देश्य है, उसको क्या करना है, पूर्ति करना है। और इसका जो अन्य पर्पस और भी है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग को भी बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय और जो रोजगार पर पड़ने वाले जो अवांछित कहने का मतलब है अनैच्छिक, इच्छा के विपरीत होना, वो अवांछित, और वांछित मतलब इच्छा के अनुसार, है ना। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय और रोजगार पे पड़ने वाले जो अवांछित जो आर्थिक प्रभाव है उसको या तो कम करना है या फिर उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना है। ये राष्ट्रीय आय का क्या है, अन्य पर्पस है। तो राष्ट्रीय आय का मेन पर्पस बताए लोक राजस्व को लोक व्यय में खर्च करना है, जबकि अन्य पर्पस में आपको बताए हम कि उत्पादन और वितरण और उपभोग को भी बढ़ाना है, और जो राष्ट्रीय आय एवं जो रोजगार है यानी कि इन्फ्लेशन है, मतलब सॉरी एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर जो पड़ने वाला अवांछित आर्थिक प्रभाव है। कहने का मतलब है अगर हम उत्पादन कम होगा तो तो आपूर्ति कम होगा, आपूर्ति कम होगा तो मांग ज़्यादा हो जाएगा, और मांग ज़्यादा होगा तो ऐसे में इन्फ्लेशन आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मांग जनित, मतलब कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सरकार चाहती है कि अगर ये इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आ जाएगा तो इससे रोज़गार भी कम मिलेगा लोगों को, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो यही बात है। तो सरकार ये भी देखती है कि जो अवांछित आर्थिक प्रभाव है उसको कम करने का, किसके ऊपर, राष्ट्रीय आय और हमारे रोजगारों के ऊपर जो पड़ने वाला जो अवांछित आर्थिक प्रभाव है उसको भी कम करने का ये प्रयास करती है। सिंपल सी बात जान लीजिए कि जो वांछित है यानी कि जो ऐच्छिक है उसको सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी, जबकि अवांछित यानी कि अनैच्छिक उसको वो सरकार घटाने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोक राजस्व एवं लोक व्यय से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। अभी तो आपको हम बता ही चुके हैं कि लोक राजस्व यानी कि पब्लिक रिवेन्यू और लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनसे जो संबंधित नीतियां हैं इसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। तो ये भी एक डिफिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो राजकोषीय नीति का 3-4 तरह का डिफिनेशन हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि जो आपका राजकोषीय नीति है इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कर व्यवस्था का यानी कि टैक्स मैनेजमेंट का, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स का और भी कई सारे प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का, फिर डायरेक्ट टैक्स का, वो सब। तो इन सभी को कर व्यवस्था के द्वारा हम लोग राजकोषीय नीति में ही हम लोग शामिल करते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग कर व्यवस्था को शामिल करते हैं, पहला। दूसरा है आपका आंतरिक एवं बाहरी उधार, कहने का मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। फिर आपका लोक व्यय नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट है आपका बजट, तो बजट को भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और बजट भी जो आर्थिक नीति का ही भाग है जो कि 1 साल के लिए है, ये याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे कि ऋण प्रबंधन नीति, कि लोन मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है वो उन सभी को हम लोग किस में ऐड करते हैं, इन सभी को हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही शामिल करते हैं।
ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो राजकोषीय नीति है, इसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? तो इसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन घटक है वो देखिए। पहला है आपका लोक प्राप्तियाँ, जिसको हम लोग राजस्व निधि कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट या फिर पब्लिक रिसिप्ट भी इसको कहा जाता है। पहला क्या है? लोक प्राप्तियाँ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? लोक व्यय, और लोक व्यय को ही बोला जाता है लोक व्यय नीति, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? लोक उधार, और लोक उधार को ही बोला जाता है लोन ऋण प्रबंधन या फिर उधार ऋण प्रबंधन नीति, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो जो राजकोषीय नीति है यानी कि फिस्कल पॉलिसी है, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग नहीं, मतलब 3 घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है कि राजकोषीय नीति के घटक कितने होते हैं, और उन घटकों का अगर मेंस में पूछा तो बोलेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, राजकोषीय आय क्या है, और राजकोषीय आय से संबंधित विभिन्न घटकों का वर्णन करें, और डिटेल से करना होगा फिर आपको। तो इन्हीं तीनों के बारे में लिखना होगा। तो इसके 3 घटक देख लिए हम लोग। पहला है आपका लोक प्राप्तियाँ, दूसरा है लोक व्यय, और तीसरा है आपका लोक उधार। तो लोक प्राप्तियाँ मतलब कि सरकार पैसा कहाँ से प्राप्त करेगा, कहाँ से पैसा राजस्व कहाँ से जमा करेगा। लोक व्यय मतलब सरकार जो है पैसा जो खर्च करेगा कहाँ कहाँ करेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। और लोक उधार, अगर इन केस कभी ऐसा हो गया कि सरकार के पास पैसा कम है, आय कम है, और उसको खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो उधार भी लेती है। सरकार कई तरह से उधार लेती है, विदेशी देशों से भी उधार लेती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उससे भी उधार लेती है, और जो आपका घरेलू बाजार है कभी कभी भारत में उसी से भी उधार लेती है। तो कई सारे इसके ये मतलब कि फॉर्मेट होते हैं, वहाँ से वो उधार वगैरह लेती है। तो उसको हम लोग कभी बाद में देखेंगे, जब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो अभी हम लोग केवल ये जानिए कि राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं। लोक प्राप्तियाँ, जिसको राजस्व निधि कहा जाता है, दूसरा है लोक व्यय, जिसको लोक व्यय नीति कहते हैं, और तीसरा है लोक उधार, जिसको लोक ऋण प्रबंधन नीति या उधार ऋण प्रबंधन नीति कहते हैं। ऋण का ही मतलब हो गया उधार। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला, इसको इन तीनों को हम लोगों को डिटेल से पढ़ना ही है आगे में, तो अभी केवल इन लोगों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या क्या है सो। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है या राजस्व निधि क्या होता है ना। राजस्व प्राप्ति को ही हम लोग लोक प्राप्तियाँ भी कहते हैं। आगे देखिए, लोक प्राप्तियों से संबंधित नीति को राजस्व नीति कहा जाता है। तो जो लोक प्राप्ति होता है मतलब लोक प्राप्तियों से जो संबंधित जो नीति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोक राजस्व निधि कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका लोक प्राप्तियां हैं यानी कि जो आपका पब्लिक जो आपका रिसिप्ट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं राजस्व निधि, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला है आपका राजस्व निधि प्राप्तियां, और दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से आगे में देखना पड़ेगा लैंग्वेज के फॉर्म में। अभी क्या कहता है वो हम लोग इसमें शामिल क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। राजस्व प्राप्तियां और एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों क्या है? लोक प्राप्तियां के 2 भाग है। 2 भागों में फिर से इसको बांटा जाता है। जो आपका राजस्व प्राप्तियां होता है ये आपका अल्पकालीन होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो आपका दीर्घकालीन होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और देखिए, जो आपका राजस्व प्राप्तियां है ना, उसको हम लोग करेंट अकाउंट भी कहते हैं। करेंट अकाउंट कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इसको चालू खाता कहते हैं। और जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, यानी कि आपका पूंजी खाता भी कहते हैं। अब देखिए, करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में आप लोग समझते हैं ना कि उसमें डेली लेन देन होता है। और जो आपका पूंजी खाता है यानी कि पूंजी, ये आपका कैपिटल अकाउंट है, उसमें आप एक बार पैसा फिक्स कर दिए हैं, उसके बाद वो पैसा बाद में एक ही बार निकलेगा। समझ गए? हाँ। अब आगे देखते हैं, अगर इसका लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो वो ये है कि सरकार के ऐसे आय जहाँ, या ऐसे मतलब ये ऐसे समझिए कि ऐसे आय के स्रोत
या फिर सोर्स जहाँ से गवर्नमेंट को एक या एक से अधिक बार राजस्व की प्राप्ति होती है। एक या एक से अधिक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं? राजस्व प्राप्तियां में। आगे इसका एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। तो राजस्व प्राप्ति क्या है कि ऐसे आय के सोर्स या स्रोत जहां से सरकार को, गवर्नमेंट को एक या एक से अधिक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग राजस्व प्राप्तियां में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है कि ऐसे आय के स्रोत जहां से सरकार को केवल एक बार राजस्व की प्राप्ति होती है। अगर एक बार राजस्व की प्राप्ति हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियां, और जहां पे एक से अधिक बार अगर राजस्व की प्राप्ति हो तो उसको हम लोग बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां, है ना। अब इसको और डिटेल से समझते हैं हम लोग। जो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं, है ना, तो राजस्व प्राप्तियां को ना दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है राजस्व प्राप्तियां को। अब देखते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कर प्राप्तियां यानी कि टैक्स रिसिप्ट, और दूसरा है आपका गैर कर प्राप्तियां यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट ये दोनों राजस्व प्राप्तियां के ही भाग है। और राजस्व प्राप्तियां क्या है? तो लोक प्राप्तियां को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका राजस्व प्राप्तियां, एक आपका पूंजीगत प्राप्तियां। फिर राजस्व प्राप्तियां को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका कर प्राप्तियां और एक आपका गैर कर प्राप्तियां। अब देखिए, कर प्राप्तियां को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रत्यक्ष कर और एक है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें हम लोग शामिल करते हैं किसको किसको, वो देखिए। पहला चीज़ ये है कि जो प्रत्यक्ष कर है उसके अंतर्गत हम लोग तीन तरह के कर को मेनली शामिल करते हैं, और अप्रत्यक्ष कर में भी दो तीन तरह का है। वो क्या क्या है वो देख लीजिए। तो प्रत्यक्ष कर में हम लोग इनकम टैक्स उसको शामिल करते हैं। प्रत्यक्ष कर में हम लोग निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स भी शामिल करते हैं। और प्रत्यक्ष कर में हम लोग कैपिटल गेन टैक्स को भी हम लोग शामिल करते हैं। उसी तरह अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर में हम लोग जीएसटी को शामिल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी दो तरह से लगता है, सेंटर का जीएसटी लगता है और स्टेट दोनों का जीएसटी लगता है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर में हम लोग कस्टम ड्यूटी, जिसको हम लोग आयात शुल्क कहते हैं, इसको भी शामिल किया जाता है। आगे देखिए, नोट कहने का मतलब एक नोट में एक पॉइंट दिया हुआ उसको समझिए। राज्य के दो इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन कौन है? पहला है आपका स्टेट जीएसटी और दूसरा है आपका वाणिज्य कर यानी कि कमर्शियल टैक्स। कस्टम ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क तो लग ही रहा है, लेकिन राज्य का दो ठो अप्रत्यक्ष कर भी है, इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है आपका स्टेट जीएसटी और दूसरा है आपका वाणिज्य कर, है ना। ये दोनों आपका है, तो समझ में आ गया। तो जो आपका लोक प्राप्तियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया था। एक है आपका राजस्व प्राप्तियां, एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां जिसको हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और राजस्व प्राप्तियों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका कर प्राप्तियां और एक है आपका गैर कर प्राप्तियां। और कर प्राप्तियां यानी कि टैक्स रिसिप्ट, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं वो देख लिए, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं वो भी देख लिए। राज्य का दो तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी देख लिए। एक आपका स्टेट जीएसटी और दूसरा है आपका कमर्शियल टैक्स यानी कि वाणिज्य कर। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो गैर कर प्राप्तियां हैं यानी कि नॉन टैक्स जो रिसिप्ट है, इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है वो देखिए। इसको फिर हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में आगे डिटेल से पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ भी इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए गैर कर प्राप्तियां क्या होता है वो देखिए। वो ये है आपका कि सरकार को मिलने वाला फीस, जैसे कि लाइसेंस फीस, जैसे कि परमिट फीस, जैसे कि पासपोर्ट फीस, ये सभी किस में जाती है? तो ये सभी जो पैसा है ये सभी जाता है गैर कर प्राप्तियां में यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट में जाता है। तो सरकार को मिलने वाला फीस जैसे कि लाइसेंस फीस,
परमिट फीस और पासपोर्ट फीस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विशेष आकलन फीस। विशेष आकलन फीस में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो होल्डिंग टैक्स का। होल्डिंग टैक्स क्या होता है कि जो घरों के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है होल्डिंग टैक्स, ये आपका नगर निगम लेता है ना, वो याद रखिएगा। सभी मकान मालिक अपना अपना होल्डिंग टैक्स देते हैं भाई, वो याद रखिएगा। इन सभी को गैर कर प्राप्तियां में ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी भी तरह का जो दंड है, जैसे कि फाइन लग गया, जैसे कि जुर्माना लगता है, पेनल्टी, तो ये सभी का जो राशि है जुर्माना है वो सभी किस में जाता है, तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्याज प्राप्ति, यानी कि अगर जैसे एग्जांपल देखो, अगर गवर्नमेंट जो है वो लोन देता है किसी अदर कंट्री को, यानी कि दूसरे देशों को लोन देता है, तो उस लोन के बदले में दूसरा देश हम लोगों को ब्याज भी देगा और जो पैसा दिए हैं वो पैसा भी देगा। तो ब्याज जो मिलेगा वो किस में जाएगा, गैर कर प्राप्तियों में जाएगा। ठीक है ना, किस में जाएगा, गैर कर प्राप्तियों में जाएगा। आपका कर प्राप्ति यानी कि टैक्स रिसिप्ट में नहीं जाएगा, वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही जाएगा। आगे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि राज्य को ना ग्रांट वगैरह भी मिलता है, ठीक है ना, कभी कभी को देश को भी मिलता है, राज्य को भी अनुदान मिलता है, ग्रांट वगैरह मिलता है, तो ये सभी जो है वो सभी किस में जाएगा, तो आपका गैर कर प्राप्तियों में जाता है। इसके अलावा सरकार को मिलने वाला जो लाभांश है, डिविडेंड है, तो सरकार को अगर कुछ किसी चीज़ से अगर लाभ हो रहा है तो लाभ भी गैर कर प्राप्तियों में ही जाती है। इसके अलावा सरकार को मिलने वाला जो अनुदान है, जैसे कि ग्रांट है, जिसको हम लोग विदेशी सहायता भी कहते हैं। एक है आपका विदेशी सहायता ही नहीं कहते, जिसको हम लोग आर्थिक सहायता कहते हैं। और आर्थिक सहायता दो तरह से हो सकता है, एक तो आपका देश में ही हो सकता है और एक आपका विदेश से हो सकता है। विदेश देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विदेशी अनुदान, और एक देश में होगा, जैसे कि हम लोग नागरिक लोग क्या करता है, पीएम राहत कोष में पैसा जमा करता है, तो पीएम राहत कोष में जो पैसा जाता है वो किसको जाता है, सरकार के पास जाता है। और सरकार के पास ये पैसा किस रूप में जाता है, तो ये जाता है गैर कर प्राप्तियों के रूप में ये जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग एसेट की बात करें, एसेट की, जैसे कि बेनामी संपत्ति है, तो बेनामी संपत्ति का अगर सरकार ऑक्शन करा देता है तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसको भी हम लोग किस में शामिल करते हैं, तो गैर कर प्राप्तियों में ही शामिल किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि टैक्स रिसिप्ट जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है, जबकि नॉन टैक्स रिसिप्ट में ये 7-8 तरह के जो है प्रावधान इसको शामिल किया जाता है। ये कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है। तो पहला हम लोग राजस्व जो है आपका प्राप्तियाँ, ये हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, वो देखिए। पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है वो देखिए। सबसे पहला है आपका रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन यानी कि ऋण का ना पुनर्भुगतान, यानी कि लोन दिए तो लोन का पैसा हम लोग पास वापस आएगा। तो जब लोन का पैसा आएगा उसमें जो दिया हुआ पैसा भी आता है, साथ ही साथ ब्याज भी आता है, ठीक है ना। तो अभी हम बताएं कि इसको हम लोग शामिल करते हैं किस में, इसको हम लोग शामिल करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कोई सेंटर यानी कि केंद्र सरकार है, अगर झारखंड को अगर वो केंद्र सरकार लोन दिया, कहने का मतलब झारखंड अब उसको पैसा देगा। जो झारखंड गवर्नमेंट जो है वो दो तरह से पैसा देगा। एक आपका जो पैसा दिया है इंडियन गवर्नमेंट, वो पैसा उसको लौटाएगा, साथ ही साथ जो ब्याज है, इंटरेस्ट, उसको भी लौटाएगा झारखंड सरकार। तो ऐसे में जो ब्याज होगा उसको हम लोग शामिल करेंगे गैर कर प्राप्तियां में, यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट में ब्याज को शामिल करेंगे। लेकिन जो लिया गया पैसा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पैसा को लौटाएंगे तो वो पैसा जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट में, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां में। समझ में आया, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को अगर पैसा देती है तो वैसे में राज्य सरकार एक तो लिया हुआ पैसा लौटाएगी और दूसरा उस पैसे के बदले में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देगी। तो जो आपका इंटरेस्ट देगी उसको नॉन टैक्स रिसिप्ट में शामिल करेंगे, और जो आपका लिया हुआ पैसा देगी उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियों में हम लोग और क्या किसको किसको शामिल करते हैं वो देखिए। जो हम लोग बात करते हैं ना विनिवेश की राशि, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो राशि है, उसको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं कैपिटल रिसिप्ट में, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां में।
इसको क्या है वो देखिए, हम लोग बात करते हैं ना कि सरकार निजीकरण कर रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर चल रहा है। तो प्राइवेट कर रहा है गवर्नमेंट, देन इसका प्रॉफिट इंटरेस्ट सब कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। अगर चीज़ों को जैसे कि हम लोग बात कर दिए ना कि यार रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, हवाई अड्डा एयरपोर्ट वगैरह का निजीकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को जो भी प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, या फिर सरकार को जो भी ब्याज वगैरह मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, वो सभी पूंजीगत प्राप्तियां में यानी कि कैपिटल रिसिप्ट में ही जाता है। तो ये विनिवेश की राशि, विनिवेश जो भी होता है उसका जो भी अमाउंट मिलता है वो सभी कैपिटल रिसिप्ट में ही जाता है। उसके अलावा देखिए कैपिटल रिसिप्ट में और क्या क्या जाता है वो देखिए, घरेलू एवं विदेशी ऋण एवं अन्य देनदारियाँ। तो घरेलू एवं विदेशी ऋण एवं अन्य देनदारियाँ, देनदारियाँ मतलब होता है लाइबिलिटीज़। तो सरकार ऋण लेता है ना, वो या तो देश से ले या तो फिर वो विदेश से ले। तो सरकार डायरेक्ट लोन नहीं लेता है, सरकार के बिहाफ में आरबीआई के द्वारा लोन लिया जाता है। तो अगर 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 हम लोग घरेलू ऋण की बात करें या घरेलू लोन की बात करें, तो सरकार दो तरह से लोन लेगा। एक है आपका आरबीआई के द्वारा लेता है, और एक हम लोग जो बात करते हैं ना छोटी बचत, छोटी बचत कहने मतलब स्मॉल सेविंग। जैसे कि हम लोग जैसे ना सुकन्या समृद्धि योजना में हम लोग पैसा डाल रहे हैं कि यार अभी हम लोग पैसा डाल रहे हैं, तो बेटी जब हम लोग की बड़ी हो जाएगी तो 15 से 20 साल के बाद हम पैसा निकालेंगे उससे, तो सरकार हमको उसके बदले में ज़्यादा पैसा देगा। जैसे कि अभी हम डेली हर महीना 300-300 रुपया 400 रुपया जमा कर रहे हैं, तो 20 साल के बाद वही पैसा हमारा अगर हो गया 10 लाख रुपया, तो सरकार उसके बदले में हमको 12 लाख 15 लाख ऐसे देगा। ठीक है ना, मतलब कि जो भी अमाउंट होगा उससे हमको बढ़ा कर ही देगा। तो हम लोग इसी तरह हम लोग छोटी बचत हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग और भी कई सारे हम लोग करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कहीं दिया होगा तो जो छोटी बचत है उसके तहत भी सरकार को घरेलू ऋण प्राप्त होता है। और जो आरबीआई को, अगर आरबीआई जो है वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचता है अपने प्राथमिक बैंकों को, यानी कि प्राथमिक जो डीलर है उन लोगों को, और फिर वहाँ से उससे पैसा उठा लेता है, बाद में फिर सरकार उसको पैसा दे जाता है। तो घरेलू एवं जो विदेशी ऋण एवं जो अन्य देनदारियाँ होती है, तो इससे भी जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियाँ में ही हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है ना, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ में ही हम लोग शामिल करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे क्या क्या वो देखिए, यहाँ तक हम लोग आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग जाने कि जो आपका फिस्कल जो वर्ड है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है राजकोषीय निधि, और इसमें 3 तरह का अकाउंट को शामिल किया जाता है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। और इससे संबंधित जो भी आपका नीति आता है या पॉलिसी आता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति हम लोग कहते हैं। फिर देखिए हम लोग राजकोषीय नीति का जो पर्पस क्या है वो देखें, और इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि राजकोषीय नीति के 3 तरह के घटक होते हैं। कौन कौन घटक है वो देखिए हम लोग, कि आपका जो पहला घटक है वो आपका लोक प्राप्तियाँ जिसको हम लोग राजस्व निधि कहते हैं, दूसरा है आपका लोक व्यय, और तीसरा है आपका लोक उधार। तो ये 3 आपका राजकोषीय नीति का घटक हो गया, जिसमें से हम लोग पहला पढ़े लोक प्राप्तियाँ क्या होती है। फिर हम लोग देखें कि लोक प्राप्तियाँ जो है उसके अंतर्गत उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक राजस्व प्राप्तियाँ जो कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एक आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसी को हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, ये राजस्व प्राप्तियाँ को, और कैपिटल अकाउंट कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ को। वो देखिए हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन जाने। फिर जाने हम लोग राजस्व जो प्राप्तियां हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका कर प्राप्तियां, एक आपका गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां यानी कि टैक्स रिसिप्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कहाँ कहाँ से पैसा आता है वो हम लोग देख लिए हैं, इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल करते हैं वो भी देख लिए हैं। नेक्स्ट है आपका गैर कर प्राप्तियां यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट, इसमें किससे किससे कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है वो देख लिए हम लोग। तो इस तरह से हमारा राजस्व प्राप्ति खत्म हुआ। फिर हम लोग देखिए पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल अकाउंट ना कैपिटल रिसिप्ट, जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं ना, जो कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है वो देख लिए हम लोग, जिसमें हम लोग ऋण पुनर्भुगतान यानी कि रिकवरी ऑफ लोन को देखते हैं, जिसमें हम लोग देखें कि अगर ब्याज किस में जाएगा और आपका जो लिया हुआ पैसा किस में जाएगा वो देख लिए। फिर हम लोग देखिए कि जो प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है, मतलब सॉरी ये जो आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वो हम लोग देख लिए, उसमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट कहाँ जाएगा वो भी देख लिए। साथ ही साथ जो घरेलू और जो विदेशी जो आपका ऋण है
लोन है वो उसमें कैसे पैसा जाता है सरकार के पास और वो सरकार के किस अकाउंट में जाता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो आपका लोक प्राप्तियाँ हैं तो उसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में डिटेल से हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।